नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आज एपिसोड नंबर 64 पर पहुंच गए हैं। यहां पर देखेंगे पहले टॉपिक पर यदि हम चलें तो आज का पहला टॉपिक जो देखेंगे ना, यह अपने आप में ही सबसे महत्वपूर्ण इस वर्ष के लिए आपको नजर आएगा एक टॉपिक, क्योंकि आयकर विधेयक 2025 को लेकर के बात किया गया है और ये लगातार चर्चा में रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है। इस कथन पर हमें विचार करने कहा गया है, पूछा गया है कि सही कौन सा है। दूसरा देखिए कितने, जो ये न्यू पैटर्न का विकल्प आ रहा है उस पर बात करनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है। प्रस्तावित विधेयक आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि इसके जगह पे वो आएगा। पहला मामला ये हो गया। दूसरा, इस विधेयक में संपत्ति की परिभाषा में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ से संबंधित छूटों को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। ये तीन चीजें यहाँ पर बताया गया है और ये सब चीजें हमें देखना है आयकर विधेयक 2025 को बेस में रखते हुए। अब सबसे पहले आयकर विधेयक 2025 के विषय में समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्टेटमेंट भी यहाँ पर दिया गया है कि आयकर विधेयक 2025 जो है वह आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, इसी कार्य के लिए तो इसे प्रस्तुत किया गया है अभी, तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अब दूसरे चीजों की लागू, अच्छा एक प्रश्न यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आयकर विधेयक की बात की जा रही है ये लागू कब होगा, तिथि को लेकर के। आजकल यूपीएससी फैक्ट कभी कभी पूछ ले रही है ना, या स्टेटमेंट एक बना दे, तो आपको ये ध्यान रखना है 1 अप्रैल, और ये कब, 2026। ध्यान रखना है 2025 नहीं होगा, कंफ्यूजन ना होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस विधेयक में संपत्ति की परिभाषा को लेकर के जो बात किया गया है, तमाम बातों के साथ यह भी कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो होगा वह भी संपत्ति में शामिल किया जाएगा आपसे, और पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्ताक्षर पर जो पूंजीगत लाभ होता है उससे संबंधित छूटों को आयकर विधेयक 2025 से हटा दिया गया है। तो अब इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसमें यही रहेगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट को उसमें शामिल किया गया है, संपत्ति का जो डेफिनेशन इसमें दिया गया है, यानी कि ये सही हुआ। और दूसरी बात जो यहाँ पर कहा गया है कि पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर जो पूंजीगत लाभ से संबंधित छूट था उसको हटाया गया है, तो यानी कि ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है ये सही है और तीनों ही आयकर विधेयक 2025 से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पर एक तरफ आपको योजना दिख रहा है और दूसरी तरफ संबंधित वर्ष दिख रहा है। अब क्या पूछा गया है, सही सुमेलित है कौन सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति। देखिए सबसे पहले समझिए, यह जरूरी नहीं है कि यही फैक्ट आ जाए, हाँ, लेकिन यह जरूरी है, 100% कह रहा हूं कि यह पैटर्न आएगा। और यूपीएससी में एक प्रश्न इस पैटर्न का नहीं पूछा जाता है, आपको कम से कम 15 से 20 प्रश्न इस पैटर्न पर दिख जाएगा, जो पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है। ठीक है, तो यहां पर जो योजना है और संबंधित वर्ष, इसके अलावा भी जो तमाम तरह के महत्वपूर्ण योजना है वह भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति की जब बात की जाएगी, कहा गया है क्या ये 2014 में आया, बिल्कुल सही है। ये हरित भारत मिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, अपने आप में ही ये योजना जो है वह भी इंपोर्टेंट है। और ये कहा जा रहा है 2015 में, ये गलत हो जाएगा, यह भी जो है वह 2014 का ही है। ठीक है, सही ये है। प्रधानमंत्री वन धन योजना 2016, दरअसल ये जो है ये पॉइंट गलत है, और यह जो आया था, ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित वर्ष वह 2018 था। तो हमने देखा कि एक ही सही है, पहला, दूसरा गलत, तीसरा गलत। आपसे पूछा गया है कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, तो पहला केवल एक, ए विकल्प के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे। मामला समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं, तीसरे पर चले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार कीजिए तो यहां पर क्या क्या कथन दिया गया है, सबसे पहले देखेंगे सही है और कौन सा कथन पूछा गया है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या, विश्व जल दिवस। ठीक है, अब वर्ष 2025 के लिए इसकी थीम क्या है, जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी। ध्यान दीजिए, ये दो बातें आपसे यहां कहा गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष क्या 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल, जल के प्रति जागरूकता, उसके महत्व को बताने के लिए किया जाता है, और प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ थीम रखा जाता है। तो वर्ष 2025 का जो थीम है ये महत्वपूर्ण है, और यहां पर कहता है जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी। दरअसल ये थीम गलत है, क्योंकि इस बार का जो थीम है वह ग्लेशियर को
समर्पित है? ग्लेशियर संरक्षण, ध्यान रखिएगा, ग्लेशियर संरक्षण को लेकर के बात किया जा रहा है इस बार का ये जो थीम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट सही था और ये स्टेटमेंट जो है गलत है। कौन सा कथन? केवल एक, ए विकल्प के साथ हम लोग यहां चलेंगे। आगे बढ़ जाए, चौथे पर आए, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, ध्यान दीजिए, भारतीय बीज सहकारी जो है समिति लिमिटेड के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है, सही है कौन सा कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई थी, पहला हमारे पास। इसका उद्देश्य क्या है? मोटो को लेकर के बात किया गया है कि फसल उपज में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों, यानी कि जो बीज हैं उसके क्वालिटी पर बात किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन, खरीद और फिर खरीद हो गया तो क्या होगा? वितरण किया जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य रखा गया है, जो दो स्टेटमेंट आपको यहां पर दिख रहा है। पहले हम भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड यानी कि BBSSL, ये शॉर्ट में अगर लिख दे तो एक ही बात है ना, उसी का शॉर्ट है। देखिए अब यहां पर मंत्रालय को लेकर के बातें किया जा सकता है जो यहां पर शामिल नहीं है, लेकिन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, और इसके मिनिस्टर कौन है? जो देश के गृह मंत्री अमित शाह। तो यहां पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, जो यहां पर 2002 आपको लिखा गया है, इसके अंतर्गत वर्ष 2003 भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना की थी। अब इसे समझिए, इसे इफको, क्रिफको, ये सब आप जानते होंगे, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा परिवर्तित भी किया गया है। इसका उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य में जो यहां पर लिखा गया है कि बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना, तो निश्चित तौर पर उत्पादन बेहतर होना, इसके अलावा खरीद करना और वितरण करना, ये सभी चीजें जो है इसके उद्देश्य में शामिल किया गया है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यह स्टेटमेंट भी आपको सही नजर आएगा और यह स्टेटमेंट भी सही आएगा, यानी कि इसका दोनों ही कथन सही है। तो हमें सी विकल्प के साथ चलना है, 1 और 2 दोनों ही सही हो गया। अब पांचवें पर चलते हैं, भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगाइए। ये चर्चा में रहा है अभी हाल ही में, और गृह मंत्री अमित शाह जी जो है इसको लेकर के बयान भी दिए हैं, स्पीच में भी कई जगह बोले हैं, पार्लियामेंट में भी चर्चा आया है, और यहाँ है पहले, है ना, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? यहाँ पर आपको स्टेट से लेकर के पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पर जो यह है ना कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, ये त्रिभुवन नाम जो है एक व्यक्ति से संबंधित है, तो उसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको केवल पूछा गया है कि किस स्टेट में, लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। दरअसल क्या है कि लोकसभा ने 26 मार्च 2025 को, कब? 26 मार्च 2025, नोट कर लीजिए, अभी बीता है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया। इसलिए मैंने कहा कि लोकसभा में इसकी चर्चा हुआ है। अगर अभी तुरंत आप देखेंगे 5 दिन पहले ही इस बात को लेकर के चर्चा किया गया था, और अमित शाह जी है इसको लेकर के जो है जानकारी उन्होंने दिया था, जिसके तहत गुजरात के ग्रामीण प्रबंधन संस्थान है आनंद। तो आनंद में देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, जिसका नाम यहाँ पर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना किया जाएगा, ये बताया गया है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये विकल्प जो है वह डी के साथ हम लोग जाएंगे, गुजरात। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए है, जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। ये 4 विकल्प है, 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।